नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पायनियर्स द्वारा लिखित पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा यूपीपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी से रिलेटेड है और हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड यूनिवर्स। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत को देखेंगे, बिग बैंग थ्योरी को। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की उत्पत्ति आकाशगंगा यानी गैलेक्सी और सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से संबंधित है। यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतियर द्वारा दिया गया था और इसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन रॉबर्ट बोगोनर ने 1967 में दी थी, 1967 में। आकाशगंगा की बात करते हैं, गैलेक्सी की। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब यानी 100 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं। हर गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे यानी 100 बिलियन स्टार्स हैं। हमारी गैलेक्सी, जिसमें सौरमंडल सोलर सिस्टम है, को मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला मिल्की वे कहते हैं। गैलेक्सी कई आकार की होती है, जैसे अंडाकार इलिप्टिकल कहते हैं, अंडाकार को इलिप्टिकल, सर्पिलाकार स्पाइरल और अनियमित इर्रेगुलर। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का आकार दंड सदृश सर्पिलाकार बैरेड स्पाइरल है। याद रखिए, बैरेड स्पाइरल है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। हर तारा अपनी गैलेक्सी का केंद्र गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगाता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य को एक परिक्रमा करने में 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 22.5 से 25 करोड़ साल लगते हैं। यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है। तो कॉस्मिक ईयर की परिभाषा देख लिए। सूर्य की जो एक परिक्रमा होती है, जिसको हम कहते हैं सूर्य परिक्रमा, उसको करने में 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो 22.5 से 25 करोड़ साल सूर्य को परिक्रमा करने में ही लग जाते हैं। और ये अवधि ब्रह्मांड में क्या कहलाती है? ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है। अब तारे स्टार्स की बात करते हैं। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन व हीलियम की संघटक निहारिकाओं नेबुला से होता है। तो तारों का निर्माण कैसे होता है? गैलेक्सी में उपस्थित जो हाइड्रोजन और हीलियम होती है, उनके जो संघटक होते हैं, उनकी जो नेबुला होती है, संघटक की नेबुला बनती है। अलग अलग कलर्स में दिखती हैं, कभी ब्लू कभी ग्रीन, इस तरीके की नेबुलाएँ होती हैं। तो निहारिकाओं से तारों का निर्माण होता है। जब तारा अपने केंद्र की सारी हाइड्रोजन को हीलियम में बदल चुका होता है, ये नाभिकीय संलयन के दौरान होता है, तो वह वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगता है। तारा अपने आकार के अनुसार मृत्यु की 3 दशाओं ब्लैक होल, जिसको हम कहते हैं श्याम विवर या कृष्ण विवर, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक ड्वार्फ, को प्राप्त करते हैं। जिन तारों का मास 1.44 सोलर मास या उससे कम होता है, वो रक्त दानव रेड जाइंट बनता है। तो ये मास पे डिपेंड करता है कि तारा रेड जाइंट होगा या नहीं। तो जिनका जो मास होता है 1.44 सोलर मास या उससे कम होता है, तो सोलर यानी सूर्य का जो मास होता है उससे 1.44 हो या उससे कम हो, तो ऐसी दशा में जो तारा होता है वो रेड जाइंट बनता है। उसके बाद क्रमशः श्वेत वामन वाइट ड्वार्फ होता है और अंत में ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। जिन तारों का आकार 1.44 सोलर मास से अधिक या पर 3 से कम होता है, तो सोलर मास का 1.44 हो या 3 से कम हो, इन दोनों के बीच में हो, तो वो तारा क्या बनता है? न्यूट्रॉन स्टार बनता है। जिनका 3 से अधिक होता है वो ब्लैक होल बन जाता है। तो सूर्य के 3 गुना से अधिक अगर कोई तारा है तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। 1.44 से लेकर के 3 के बीच, 3 गुने के बीच में सूर्य की मास से कोई तारा है तो वो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अब ये स्टार की परिभाषा देख लीजिए। तो स्टार, अगर उसका जो मास है सोलर मास का 1.44 या उससे कम है, तो रेड जाइंट, वाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ, ये प्रोसेस रहेगी। अगर 1.44 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो सुपर रेड जाइंट, सुपरनोवा। अगर 1.44 और 3 गुने के बीच में है तो न्यूट्रॉन स्टार, और 3 गुने से अधिक है ब्लैक होल बनेगा। अब इसी में हम देखते हैं चंद्रशेखर सीमा। भारतीय भौतिकी विज्ञानी चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने
1930 में 1.44 सोलर मास की वह सीमा निर्धारित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन यानी वाइट ड्वार्फ, ऊपर के तारे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्व हाई ग्रेविटेशन तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है। इसके गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश भी नहीं बचता, ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। तारों का ताप, तारों का रंग, उनके ताप टेम्परेचर पर निर्भर करता है। विभिन्न तारों का ताप, ब्लू स्टार, ब्लू कलर अगर आता है तो ये 50,000 से 28,000 केल्विन पर तापमान होगा इसका। ब्लू एंड वाइट अगर कलर आता है तो 28,000 से 10,000 केल्विन के बीच में होगा। वाइट कलर आता है तो 10,000 से 7,500 केल्विन के बीच में। वाइट येलो कलर आता है तो 7,500 से 6,000 केल्विन के बीच में। येलो कलर आता है तो 6,000 से 4,900 केल्विन के बीच में। ऑरेंज कलर आता है 4,900 से 3,500 केल्विन के बीच में। रेड कलर आता है तो 3,500 से 2,000 केल्विन के बीच में यह टेम्परेचर होगा। सूर्य पीले रंग का तारा है तो येलो कलर आएगा तो इसका टेम्परेचर 6,000 से 4,900 केल्विन के बीच का है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर की बात करते हैं, वह दूरी जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। वैक्यूम में जो प्रकाश एक साल में दूरी तय करेगा उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। इसको कन्वर्ट करें माइल्स में तो 5.878 इंटू 10⁻12 माइल्स होगा। इसको एयू में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इसको मेज़र करें तो कितना होगा, 63.24 इंटू 10⁻3 एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती और सूर्य के बीच की दूरी को एक एयू माना जाता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है। पारसेक क्या होता है, दूरी मापने की इकाई है। इसका प्रयोग बहुत अधिक दूरी नापने के लिए किया जाता है, मुख्यतः दो तारों के बीच में, दो स्टार्स के बीच की दूरी या सौर मंडल के बाहर स्थित पिंडों के बीच की दूरी। बात करते हैं मिल्की वे आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी, नाम है इसका एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या नाम है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम सौरमंडल की। सौरमंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो ग्रेविटी के कारण उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह प्लैनेट्स आते हैं, बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट्स आते हैं, प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट्स आती हैं, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स आते हैं, उल्काएँ मीटियोर आते हैं, धूमकेतु कॉमेट्स आते हैं और धूल दष्ट आदि शामिल होती हैं। निहारिका जिसको नेबुला कहते हैं सौरमंडल का भाग नहीं है। कॉपरनिकस ने 1514 में एक पुस्तक में कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, कॉपरनिकस ने 1514 ईस्वी में कहा था। इसके पहले छठी सदी में वराह मिहिर ने 1000 साल पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का तथा पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। जोहान्स कैल्पर ग्रही गति के 3 नियमों के जनक हैं। जोहान्स कैप्लर ग्रही गति के 3 नियमों के जनक हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है जिनके नाम सूर्य से दूरी के अनुसार बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी यूरेनस, वरुण यानी नेपच्यून है। यम यानी प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया है। धूमकेतु पेटी एस्ट्रॉयड बेल्ट मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर के बीच में पाई जाती है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलेगी। क्विपर बेल्ट वरुण यानी नेपच्यून के आगे पाई जाती है। नेपच्यून के आगे कौन सी पाई जाती है, क्विपर बेल्ट पाई जाती है। सबसे बड़ा ग्रह लार्जेस्ट जुपिटर बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह स्मॉलेस्ट मरकरी बुध,
सबसे चमकीला ग्रह ब्राइटेस्ट वीनस शुक्र, सबसे धीमा स्लोएस्ट नेपच्यून वरुण, सबसे गर्म हॉटेस्ट शुक्र वीनस। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि और मंगल पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, विद्यमान हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी का माध्य घनत्व सर्वाधिक 5.515 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। नज़दीकी तारा नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नज़दीकी प्लैनेटरी सिस्टम है अल्फ़ा सेंचुरी सिस्टम। आकार की दृष्टि से ग्रहों के क्रम बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून, पृथ्वी अर्थ, शुक्र वीनस, मंगल मार्स, बुध मरकरी। अब बात करते सूर्य यानी सन की। एक तारा है सन जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसका व्यास डायमीटर लगभग 13,92,684 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का व्यास का लगभग 109 गुना है। इसका द्रव्यमान मास पृथ्वी के द्रव्यमान मास का 3,30,000 गुना है, जो संपूर्ण सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.86% है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की किरणों यानी प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को प्लांक यूनिट कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्लांक यूनिट कहलाती है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का वक्त लगता है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूज़न द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर हीलियम के एक अणु का निर्माण करते हैं। सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा, अमावस्या, न्यू मून्स डे को ही होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी भी 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा फुल मून्स डे के दिन ही होता है। उपसौर पेरिहीलियन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को उपसौर पेरिहीलियन कहते हैं। अपसौर एपहीलियन 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। बुध मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह परंतु सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बुध पर ना तो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, ना ही इसका कोई उपग्रह है। वीनस शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण कोई उपग्रह नहीं है इसका, वीनस का। अन्य ग्रहों के विपरीत अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन रोटेशन करता है वीनस। सूर्य पश्चिम से उदय होता है और जो वीनस है वो अपना घूर्णन यानी अपना रोटेशन पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। मंगल मार्स चौथा ग्रह है। लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। सतह पर अनेक सुषुप्त एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी पाए जाते हैं मंगल में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिम्पस मोन्स मंगल पर स्थित है। मंगल ग्रह पर दिन की अवधि व अक्ष का झुकाव एक्सियल टिल्ट पृथ्वी के समतुल्य है। मंगल के 2 अनियमित आकार के छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस एंड डीमोस। अब बात करते हैं जुपिटर बृहस्पति की। सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अपने अक्ष यानी एक्सिस पर सबसे तेज रोटेशन करने वाला ग्रह है। 12 नए उपग्रहों की खोज के बाद इसके उपग्रहों की कुल संख्या 79 हो गई। सबसे पहले खोजे गए 4 उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह, गैलीलियन मून्स कहा जाता है। इनकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी। ये कौन कौन से हैं? पहला यूरोपा, दूसरा है कैलिस्टो, तीसरा है गैनीमेड जो कि सबसे बड़ा है, और चौथा है आयो। बृहस्पति में भी वलय पाए जाते हैं। इन्हें
जोवियन वलय कहा जाता है। इनकी खोज 1979 में वॉयेजर स्पेस प्रोब ने की थी। तो वॉयेजर स्पेस प्रोब, जो कि अभी वॉयेजर स्पेस प्रोब सेकंड नंबर चल रहा है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया है, सौरमंडल से बाहर निकल गया है, और इसने बहुत सारी नई खोजें की हैं वॉयेजर स्पेस प्रोब ने। अब बात करते हैं सैटर्न की, शनि की। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। सहानी के अतिरिक्त बृहस्पति व वरुण, नेपच्यून में भी वलय पाए जाते हैं। पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई देता है। नए खोजे गए उपग्रहों के बाद अब शनि के उपग्रहों की कुल संख्या 82 है, जो कि सौरमंडल में सबसे अधिक है। अरुण की बात करें, यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह भी शुक्र की तरह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसके 27 सैटेलाइट हैं। वरुण की बात करें, नेपच्यून सूरज से सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून के आगे क्यूपर बेल्ट पाई जाती है, और जो हमने अभी वॉयेजर स्पेस प्रोब की बात की थी, ये क्यूपर बेल्ट के आगे निकल चुका है। अब बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी सूरज से तीसरा ग्रह है। केसुर का चक्कर 365.256 दिन में लगाती है। पृथ्वी की औसत कक्षीय गति ऑर्बिटल स्पीड 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोग्राफी कहते हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर, यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास इक्वेटोरियल डायमीटर 12,755 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास पोलर डायमीटर 12,712 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय परिधि इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस 40,076 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि पोलर सर्कमफेरेंस 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी का अच्छी झुकाव एक्सियल टिल्टेशन 23.5 डिग्री है, और कक्षीय झुकाव ऑर्बिटल टिल्टेशन 66.5 डिग्री है। तो एक्सियल टिल्टेशन 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑर्बिटल टिल्टेशन 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। अक्षांश और देशांतर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश लैटिट्यूड्स पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई ये रेखाएं हैं। ये वृत्ताकार रेखाएं, सर्कुलर लाइंस होती हैं। अक्षांश भूमध्य रेखा इक्वेटर के समानांतर पैरेलल होते हैं। 0 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड को इक्वेटर कहा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों यानी पोल्स की ओर जाने पर इनकी लंबाई घटती जाती है। अक्षांश लैटिट्यूड्स की कुल संख्या 181 होती है। दो निकटवर्ती अक्षांश कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र यानी एरिया को कटिबंध यानी जून कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नदर्न लैटिट्यूड को कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश सदर्न लैटिट्यूड को मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे पाए जाते हैं। ऊपर वाले को नदर्न लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर झुका हुआ है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश सदर्न लैटिट्यूड, जो कि इक्वेटर के नीचे पाई जाती है, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। अब बात करते हैं देशांतर लॉन्गिट्यूड की। सभी देशांतर लॉन्गिट्यूड्स लंबाई में बराबर होते हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों नदर्न एंड सदर्न पोल्स को जोड़ते हैं। देशांतर लॉन्गिट्यूड्स अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर होते हैं। इनकी लंबाई ध्रुवीय परिधि पोलर सर्कमफ्रेंस की आधी अर्थात 20,004 किलोमीटर है। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। इनके बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर और न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर है। तो इनके बीच की जो अधिकतम दूरी है कहाँ पर है, ये भूमध्य रेखा के पास है, और न्यूनतम दूरी कहाँ पर है, ध्रुवों के पास है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है, जो कि बराबर है, किसके बराबर नहीं है,
जो लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी जो थी 111.13 किलोमीटर है, जबकि इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी जो देशांतर हैं लॉन्गिट्यूड्स है उनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। 0 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच लाइन कहा जाता है क्योंकि यह लंदन स्थित ग्रीनविच लेबोरेटरी से होकर गुजरती है। इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। दो देशांतरों के बीच 4 मिनट के समय का अंतर होता है। 180 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। धन्यवाद।